Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Sociology Chapter 1 Structural Changes. Let's start बेटा Structural Change. Lesson number 1 है हमारा. तो Structural Change यानी किस चीज के बारे में बता रहा है? ये बताना चाह रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसके बारे में. तो जो हमारे ऊपर कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिश रूल था हमारे अंदर, हमारे कंट्री के ऊपर, उसके बारे में स्टडी के बारे में बताता है कि जो आज हमारे सोशल रिफॉर्म्स चले, पहले जो हमारी कास्ट सिस्टम था वो अलग था, सोसाइटी का डिवाइडेशन अलग था, ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट हमारे ऊपर अलग तरीके से पड़ा. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. तो जो हम बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट की, तो सबसे पहले बेटा जैसे ब्रिटिश रूल से पहले मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कंट्री वाज रूल्ड बाय द किंग और एम्परर्स के थ्रू उनको रूल किया जाता था. ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हमारे कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया. जब पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो उस बेसिस के ऊपर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया गया. तो ये भी एक इम्पैक्ट था. छोटे छोटे इम्पैक्ट जो हमारी लाइफ के ऊपर जो ब्रिटिश रूल के पड़े उसके बारे में स्टडी है. लाइक पुलिस, एजुकेशनल सिस्टम, इसका भी है जो हमारे ब्रिटिश मॉडल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा. यानी पहले है जो एजुकेशन सिस्टम था वो एक तरह से गुरुकुल प्रथा थी. उसके बाद में एक स्कूल सामने आए. तो उस बेसिस के ऊपर भी ये सिस्टम आगे डेवलप होता गया. हमारे घूमने फिरने के तरीके के अंदर हम बात करें तो लेफ्ट साइड जैसे हम चलते हैं तो ये भी हमारे ब्रिटिश का ही इम्पैक्ट है हमारी लाइन पर. साथ में जो ब्रेकफास्ट लेना, फूड हैबिट्स, उसका भी हमारे ऊपर था. आपके कोई ब्रेड आमलेट खा रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई है जो खड़े होकर के जो बफर डिनर वगैरह, ये सारी चीजें ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट हमारे लाइफ के ऊपर आता गया. एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम बात कर रहे तो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा. तो इंग्लिश का जो इम्पैक्ट था वो अकेले इंग्लिश लिटरेसी के ऊपर ही नहीं था. हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, हमारी फूड हैबिट्स, ये सारी चीजें ब्रिटिश रूल्स के इम्पैक्ट्स के ऊपर आगे बढ़ी थी. अब यहां पर इसलिए एग्जांपल दिया से इंग्लिश लैंग्वेज का. अब इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर हमारी जो बॉडी का जो इंप्रेसिव पार्ट है, बॉडी की लैंग्वेज को हमको शो करना है, कैसे हमें जो लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाना है. तो ब्रिटिश जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एक पढ़ने का ही माध्यम नहीं रहा था, मीडियम नहीं रहा था, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी सामने आ गई थी. जो हमारी दूसरी चीजें थी वो भी उस रोल के ऊपर आगे बढ़ने लगी थी. तो इस चैप्टर के अंदर जो फोकस किया गया है वो मेन जो फोकस है कॉलोनियलिज्म जो हमारे इंडिया के अंदर आया था वो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उस चीज के ऊपर इस चैप्टर के अंदर फोकस किया गया है. तो इन दिस स्ट्रक्चर चेंजेस वी वर अकम्पनीड बाय कल्चरल चेंजेस. तो जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हुआ उसके साथ साथ हमारे ऊपर कल्चर का भी इम्पैक्ट पड़ता गया और हमारा कल्चर भी चेंज होता गया. तो हाउएवर एनी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ टू इज डिफिकल्टी. तो यहां पर हमारा आ रहा है कि स्ट्रक्चर चेंजेस आर डिफिकल्ट टू डिस्कस विदाउट सम मेंशन ऑफ द कल्चरल चेंजेस. तो यानी जब हमारा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे कल्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में पढ़ना है. तो लेट्स हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म. तो बेटा सबसे पहले तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है? कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है कि मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर. यानी एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के ऊपर मिलिट्री बेसिस के ऊपर, पॉलिटिकली बेसिस के ऊपर, इकोनॉमिकली बेसिस के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेता है तो दैट काइंड ऑफ कंट्री बिकम द कॉलोनी ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. तो इस मॉडर्न पीरियड के अंदर जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे लोगों के ऊपर पड़ता गया और
जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉडर्न जो इंडिया आज हम देखते हैं उसका भी इम्पैक्ट हमारे इसके ऊपर ही आता है। तो द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इज डिस्टिंग्विशेबल from all other earlier rules because the changes is brought in were far reaching deep। यानी जो ब्रिटिश रूल के जो इम्पैक्ट था हमारे इंडिया के ऊपर जो पड़ा वो केवल हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर ही पड़ा बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी हमारे सामने आए थे। तो यहां पर ही कह रहा है कि हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द annexation of foreign territory and the domination of weaker by stronger powers। तो सीधा सीधा चलता रहा कि जो हमारी हिस्ट्री के इस चीज के बारे में बताते हैं कि जो पर्सन या जो कंट्री या कोई जो सोसाइटी है या कोई ग्रुप है जो डोमिनेंट ग्रुप है वो पावर में रहा है और उसने हमेशा रूल जो वीकर वंश है उनके ऊपर रूल किया है, उनके ऊपर कब्जा किया है। तो देयर इज ए वाइटल डिफरेंस बिटवीन द एम्पायर बिल्डिंग ऑफ प्री कैपिटलिस्ट टाइम्स एंड दैट ऑफ द कैपिटलिस्ट टाइम। तो जो एम्पायर बिल्डिंग जो एम्पायर प्लान बना था वो जो प्री कैपिटलिस्ट टाइम था यानी जिसके अंदर है जो प्राइवेटाइजेशन कम था और यहां पर है जो एंड डेट ऑफ द कैपिटलिस्ट टाइम यानी दो चीजों को बीच में डिफरेंस है। एक है आपका कैपिटलिस्ट टाइम और एक है प्री कैपिटलिस्ट टाइम। यानी कैपिटलिस्ट टाइम के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन है उसके ऊपर एम्फसाइज किया गया था। तो अपार्ट फ्रॉम आउटराइट प्लेस the pre-capitalist conquerors benefited from their domination by exacting a continuous flow of tribute. On the whole, they did not interfere with the economic base. They simply took the tribute that was skimmed of the economic surplus that was produced traditionally in the subjected area। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो कैपिटलिस्ट है वो आपका है जो डोमिनेंट ग्रुप था, डोमिनेंट ग्रुप जो कि पूरी सोसाइटी के ऊपर रूल कर रहा था और वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर यानी उनका है जो क्या बोलते हैं मेन फोकस अपना खुद का बेनिफिट देखना होता था। तो इसके कॉन्ट्रास्ट के अंदर हम देखें तो ब्रिटिश कॉलोनिज्म विच वाज बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट सिस्टम डायरेक्टली इंटरफेयर टू एंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट एंड बेनिफिट टू द ब्रिटिश कैपिटलिज्म। अब यहां पर ये कह रहा है कि इसके बिल्कुल इसका अपोजिट जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म था वो किसके ऊपर बेस्ड था, कैपिटलिस्ट सिस्टम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बेस्ड था और इसके अंदर डायरेक्टली यानी जो सारा प्रॉफिट है लॉस है जो भी चीज है वो सीधा सीधा बेनिफिट उसको किसका मिलता था, ब्रिटिश कैपिटलिज्म को मिलता था। तो जो भी पॉलिसी है जो क्या बोलते हैं इसके अंदर बनाई गई थी टुवर्ड्स द स्टैंडिंग एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म वो केवल किस चीज को ध्यान में रख के बनाई गई थी कि ब्रिटिश रूल को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाना है। तो फॉर इंस्टेंस इफ चेंज द वेरी लॉज ऑफ लैंड इट चेंज दैट जस्ट लैंड ऑनरशिप लॉज दैट डिसाइडेड इवन व्हाट क्रॉप्स ऑट टू बी ग्रोन एंड व्हाट टू बी मेड। अब यहां पर है जो क्या बोलते जो लैंड के ऊपर हम बात करें एग्रीकल्चर जो कि हमारा मेन बेस था उसके अंदर ब्रिटिशर्स की पॉलिसी बन गई कि आपको है जो किस लैंड के ऊपर कौन सी क्रॉप उगानी है दैट काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो डिसाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स के थ्रू ही उनको डिसाइड किया जाता था जिससे कि जो चीजों की रिक्वायरमेंट उनको हुआ करती थी उस चीज की रिक्वायरमेंट वो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए दूसरी चीजों के लिए फुलफिल कर सके। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था इससे वो उनका डेवलप होता है। तो इट ऑल्टर्ड द वे ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टुक प्लेस या इट एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट इट क्लियर द ट्री स्टार्टेड ट्री प्लांटेशन। अब ये एग्रीकल्चर के बेसिस के ऊपर उन्होंने पूरा है जो अपना सिस्टम ही चेंज कर दिया। बहुत बड़े बड़े पार्ट के ऊपर वहाँ पर जो पेड़ वगैरह जो लगे हुए थे उनको काट दिया गया और प्लांटेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एरिया के अंदर। और जो फॉरेस्ट ट्राइब्स पीपल्स है दीज काइंड्स ऑफ पर्सन वर प्रिवेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू एंटर इन द फॉरेस्ट एरिया। तो उसको उनको रोक दिया जाता था और यानी ये सारी चीजें जो की जा रही थी मेन जो फोकस था उनका किस चीज के ऊपर था कि ब्रिटिशर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाए। अब कॉलोनियलिज्म के बेस के ऊपर मूवमेंट ऑफ द पीपल ये भी आगे बढ़ा। तो इट लेड टू द ऑफ द पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विद इन इंडिया यानी लोग है जो इंडिया के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स के अंदर जाने लगे। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे बता रहा है कि पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड मूव टू आसाम टू वर्क इन द टी प्लांटेशन यानी आपके ऑक्यूपेशन को गेन करने के लिए भी सर्वाइवल के लिए भी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए भी लोग है जो क्या बोलते हैं माइग्रेट होकर के एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जाते थे। जो इसलिए एग्जाम्पल दिया कि झारखंड से लोग आसाम के अंदर टी प्लांटेशन के अंदर काम करने के लिए जाते थे। तो a newly emerging middle class, particularly from the British Presidency regions of Bengal and Madras, moved to government employee and professional like doctors, lawyers, moved to different parts of the country. अब
ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर है जो क्या ये पॉलिसी भी चेंज आई, एक नया, यानी पहले जो सोसाइटी जो थी ओनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, रिच एंड पुअर। आफ्टर दैट जब ब्रिटिशर्स जो कॉलोनिज्म हमारे इंडिया के अंदर आया, उसके बाद में एक थर्ड क्लास जो है वो इमर्ज हुई और उस क्लास का नेम था मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास के अंदर जो डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, वो भी अब अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर मूव किया करते थे। तो पीपल वर कार्टेड इन शिप्स फ्रॉम इंडिया टू वर्क ऑन द कॉलोनाइज्ड लैंड्स इन डिस्टेंट एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो कहने का मतलब यहाँ पर बता रहा है केवल हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि जो क्या बोलते हैं जो माइग्रेशन था वो इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज के अंदर भी था। जिन कंट्रीज के अंदर ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी वहां से भी है जो लोग हमारे यहाँ से काम करने के लिए एशिया, अफ्रीका और दूसरा अमेरिका जैसे लैटिन अमेरिका स्पेशली वह उसके अंदर लोग काम करने के लिए जाते थे। अब बहुत सारे लोग रास्ते के अंदर मर भी जाते थे, तो बहुत सारे लोग जो क्या बोलते वापस रिटर्न भी नहीं होते थे, वहीं पे जाकर के सेटल्ड हो जाते थे। तो टुडे मैनी ऑफ देयर डिसेंट आर नोन एज पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अब आज भी ये जो क्या बोलते हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर हम देखते हैं कि इंडियन ऑरिजिन के बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। तो टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द रूल, कॉलोनिज्म इंट्रोड्यूस्ड ए वाइड एरे चेंजेस इन एवरी स्फीयर, बी इट लीगल और कल्चरल और आर्किटेक्चरल। अब यानी अपने रूल को सेटअप करने के लिए, बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर चेंजेस किया। और वो चेंजेस जो किसके अंदर लेके आए, हर स्फीयर के ऊपर लेके आए। लीगल चेंजेस किए, कल्चरल चेंजेस किए, आर्किटेक्चरल चेंजेस किए। तो colonialism was a story apart in the very scale and intensity of the changes that it brought about. Some of these changes were deliberate while some took place in अनइंटेंडेड फैशन। अब कई सारी चीजें जो लेकर के आए थे वो तो इंटेंशन से लेके आए, कई बार है जो चीजें थी वो डेवलप होकर के एक फैशनेबल का पार्ट बन गई थी। तो यहाँ पर ये बताता है कि फॉर एग्जाम्पल वी सा हाउ वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट इंडियंस हु वुड मैनेज ब्रिटिश कॉलोनिज्म। अब वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन को इंडिया को प्रोवाइड कराया गया, उस पीछे भी ब्रिटिशर्स का लॉजिक था कि भाई ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। और वही जो एजुकेशन जो हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी वही एजुकेशन आगे जाकर के एक स्टेटस सिंबल बन गई थी, फैशन का पर्याय भी बन गई थी। तो this magnitude and depth of the structure change that colonialism unleashed can be better grasped if we try and अब तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which the means of production are privately owned or organized to accumulate profits within a market system। अब यानी जो प्राइवेट कैपिटलिज्म यानी इकोनॉमिक्स के बेस के ऊपर जो प्राइवेटाइजेशन था उस चीज के ऊपर फोकस किया गया था इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। इसके अंदर जो प्रोडक्शन था, फैक्ट्री वगैरह के अंदर जो प्रोडक्शन होता था वो आपके प्राइवेटली ऑन्ड है और उनको है जो क्या वो जो है प्रॉफिट के बेस के ऊपर जो ऑनर हुआ करते थे वो अपने तरीके से मार्केट सिस्टम से उसको रन किया करते थे। यानी जो प्रोडक्शन था वो टोटली मार्केट पर्पज के हिसाब से होता था और उसका प्रॉफिट उनकी जेब में जाता था। तो कैपिटलिज्म इन द वेस्ट इमर्ज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इट्स प्लंडर्ड ए वेल्थ एंड रिसोर्सेज। तो इस बेस के ऊपर हम कहें तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज थे जिस कंट्री के अंदर जाकर के उन्होंने अपने इन्वेस्ट किया है वहां पर जो रिसोर्सेज थे उनको प्लंडर्ड किया गया, लूटा गया। और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी थी जो उसकी नॉलेज थी उसको अनप्रेसिडेंटेडली बढ़ाया गया। तो इट्स हैसनिंग टू इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अब इसके बेस के ऊपर जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही नुकसान होगा। तो व्हाट अबाउट कैपिटलिज्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज इट्स डायनेमिज्म, its potential to grow, expand, innovate, use technology, labor in a way best assured to ensure greatest profit। यानी ये सारी जो चीजें थी आपके यानी पोटेंशियल के हिसाब से इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इनोवेट किया जाए, ग्रोथ को आगे बढ़ाया जाए, नए नए डायनेमिक्स को यूज में लिया जाए, टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाए, जिससे कि जो ऑनर है प्राइवेटाइजेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए, जिसके ऑनर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन किया जा सके। तो वेस्टर्न कॉलोनिज्म वाज इंट्रैक्सिबल कनेक्टेड टू द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म। यानी ये सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ था, आपका वेस्टर्न कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ था। यानी वेस्ट के लोगों को जो वहां के जो पूंजीपति लोग थे उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी ग्रोथ हो। और
इसका जो दिस हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वे कैपिटलिज्म डेवलप्ड इन कॉलोनाइज्ड कंट्री लाइक इंडिया। तो इस बेस के ऊपर जो कैपिटलिज्म था वो भी हमारे इंडिया के अंदर आगे बढ़ता रहा। अब आगे की हम बात करें तो इफ कैपिटलिज्म बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, नेशन स्टेट्स बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म। अब जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था थी वो डोमिनेशन था, और जो नेशन स्टेट थे वो इसका जो पॉलिटिकल फॉर्म के अंदर आ गए। यानी जो पूंजीवादी लोग थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर हम कह सकते हैं कि जो पैसे वाले लोग थे, उन्हीं का ही है जो पॉलिटिकल फॉर्म के अंदर डोमिनेशन बन गया। तो डेट वी ऑल लिव इन द नेशन स्टेट, डेट वी ऑल हैव ए नेशनलिटी, ए नेशनल सिटीजन में अपीयर नेचुरल टुडे। तो सिंपल ही है ये चीज कि भाई जहां हम रहते हैं वही के हम सिटीजन्स बन जाते हैं और नेचुरली बॉर्न है। तो बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पासपोर्ट्स वर नॉट वाइडली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल। अब ये भी एक चेंज आया सोसाइटी के अंदर। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अगर इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, तो उस समय आपको पर्टिकुलर कंट्री से वीजा है, पासपोर्ट है, उसकी लेने की जरूरत नहीं थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एंड इन मोस्ट एरियाज फ्यू पीपल हैड वन। तो सोसाइटीज वर हाउएवर नॉट ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दीज लाइन, और सोसाइटीज भी उस समय पर ऑर्गेनाइज बेस के ऊपर नहीं हुई थी। नेशन स्टेट pretends a particular type of state characteristics in the modern world। अब नेशन स्टेट जो है एक अलग स्टडी के सामने आए थे और मॉडर्न वर्ल्ड की जो विशेषताएं थी उसके अंदर सामने आई थी। गवर्नमेंट है जो सॉवरेन पावर, डिफाइंड टेरिटरी यानी सॉवरेन पावर बन गई थी। उनका एक फिक्स एरिया था जहाँ पे उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका खुद का रूल था, और जो सिटीजन्स वहाँ पे रहा करते थे उनको जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती थी नेशन के बेस के ऊपर, सिंगल सिटीजन। तो नेशन स्टेट्स सीधे सीधे किससे जुड़े हुए थे? नेशनलिज्म के साथ में इसकी फीलिंग्स डेवलप हुई थी। तो नेशनलिज्म एज्यूम दैट एनी सेट ऑफ पीपल हैव ए राइट टू बी फ्री एंड एक्सरसाइज सॉवरेन पावर। तो नेशनलिज्म का मतलब ही क्या था कि उस सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सब लोग आजाद है, वो अपने तरीके से अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक एरिया। तो इस बेसिस के ऊपर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो भी आगे बढ़ा था, यानी पॉलिटिकली फॉर्म के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे बढ़ा था। तो इट मस्ट हैव स्टक यू दैट द प्रैक्टिस ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक राइट्स आर कॉन्ट्रडिक्शनरी। तो इस बेसिस के ऊपर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी जो लोगों के अंदर आगे डेवलप हो रही थी, और साथ में जो डेमोक्रेटिक राइट्स आगे बढ़ाने की जो बात हो रही थी वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए थे, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो उन लोगों को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रही थी। अल्टीमेटली वो लोग उस चीज के लिए स्ट्रगल करने लगे। तो नेशनलिज्म इम्प्लाइड फॉरेन रूल सच एज ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। तो कॉलोनियल रूल के अंदर जो हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल जो इम्प्लाइड हुआ था, नेशनलिज्म इम्प्लाइड दैट द पीपल ऑफ इंडिया और एनी कॉलोनाइज्ड सोसाइटी हैव एन इक्वल राइट टू बी सॉवरेन। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर वर क्विक टू ग्रैस्प दिस आयरनी। अब यहाँ पर भी ये वाली बात आई थी सामने कि जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उस बेस के ऊपर लोग और जो लीडर्स थे वो हमारे इस चीज़ की डिमांड करने लगे कि जो कॉलोनाइज सोसाइटी है उनको भी जो सॉवरेनिटी का राइट है वो भी। और हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी बढ़ चढ़ करके उठाया था कि भाई जो स्वराज है वो हमारा बर्थ राइट है और हमें पॉलिटिकली और इकोनॉमिक फ्रीडम मिलनी चाहिए। यानी पॉलिटिकल फ्रीडम, आपके पास में जो इक्वलिटी का राइट्स है, दूसरी राइट टू स्पीच है, वो सारी चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आनी चाहिए। एंड इकोनॉमिक फ्रीडम यानी हम चाहे जो हमारी एग्रीकल्चर जैसे हमारा मेन बिजनेस है तो हम एग्रीकल्चर के बेस के ऊपर हमारी इच्छा है हम जिस क्रॉप को उगाएं। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जिसको हमको आगे बढ़ाना है उसको हम आगे बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें उस बेस के ऊपर आगे डेवलप हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो चीजें हैं यानी ये दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं। यानी अर्बनाइजेशन के अंदर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन कब होगा जब इंडस्ट्रीज लगेगी, और इंडस्ट्रीज जब जिस एरिया में ज्यादा लगेगी वहां पर ऑब्वियसली बात है अर्बनाइजेशन होगा। तो सबसे फर्स्ट वी वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल एरिया। तो अर्बन एरिया डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ एरिया provides more and more amount of facilities as compared to rural area।
तो वहां पर जब इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई है तो ऑब्वियसली है जो ये चीज जो अर्बन एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो फैसिलिटीज भी ज़्यादा लोगों को मिलेंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, उनको एजुकेशन सिस्टम है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें भी डेवलप हुई। तो यहाँ पर ये आता है कि हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस, यानी जो ब्रिटिश रूल के टाइम के ऊपर जो अर्बनाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसका क्या फीलिंग थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही क्या है? इमरजेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनिमेट पावर रिसोर्सेज लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी, यानी सीधा सीधा जिसका मतलब क्या है, मशीन प्रोडक्शन, यानी टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर प्रोडक्शन आपको आगे बढ़ाना। जो हमारे पावर रिसोर्सेज है, स्टीम के थ्रू उन मशीनरीज को रन करना या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उनको रन करना। तो जो वेस्टर्न टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी वी लर्न दैट इन इवन द मोस्ट एडवांस ऑफ द ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन मोस्ट पीपल वर एंगेज्ड वर्किंग ऑन द लैंड। तो अब यहाँ पर बता रहा है कि जो उसके अंदर जो कॉलोनियल टाइम के ऊपर इस चीज़ को शो किया गया था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, वो है जो कि हमारे लैंड के ऊपर एक टेक्नोलॉजिकली बेसिस के ऊपर ज़्यादा रूप से एंगेज हैं। तो द रिलेटिवली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट डिड नॉट परमिट मोर देन ए स्मॉल माइनॉरिटी टू बी फ्रीड फ्रॉम कॉज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी अगर आपको एग्रीकल्चर के अंदर भी टेक्नोलॉजी का यूज में अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते, आपका जो प्रोडक्शन है काफ़ी लो लेवल के ऊपर ही रहेगा। तो जो प्राइम फीचर थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी के टुडे इज डेट ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयड पॉपुलेशन वर्क इन फैक्ट्री। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं कहाँ वर्क करेंगे? फैक्ट्रीज के अंदर, ऑफिसेज में, शॉप में, ना कि वो एग्रीकल्चर के अंदर। तो जैसे ही ये चीज़ आप आई थी, इंडस्ट्रीज सब होने लग गई थी, तो जो लोग पहले एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज हो रहे थे, नाउ दीज काइंड्स ऑफ पर्सन मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो 90% ऑफ द पीपल इन द वेस्ट कहाँ पर? टाउन्स और सिटीज़ के अंदर रहते हैं और वहाँ पर उनको जॉब किस बेसिस के ऊपर मिल रहा है? न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, जॉब्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो देयरफॉर वी यूजुअली एसोसिएट अर्बनाइजेशन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसी बेसिस के ऊपर अर्बनाइजेशन को इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ मिलकर के जोड़ा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर सेटअप होती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए आते हैं। तो फॉर इंस्टेंस द ब्रिटेन द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज आल्सो द अर्लीस्ट मूव फ्रॉम बीइंग रूरल टू प्रीडोमिनेंटली अर्बन कंट्री। यानी सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी वो ब्रिटेन के अंदर हुई थी, और ब्रिटेन की जो सोसाइटी के जो रूरल पीपल थे वो अब अर्बन एरियाज की तरफ वर्क करने के लिए आगे आए थे। अब यहाँ तो ये एग्जाम्पल देकर के बता रहा है कि 1800 के अंदर के 20% जो पॉपुलेशन जो टाउन्स और सिटीज़ के अंदर आ करती थी 10,000 हैबिटेंट्स में, तो बाई 1900 दिस पॉपुलेशन जो 74% हो गई थी। और कैपिटल सिटी जो लंदन है वहाँ पर है कि 1800 में जाओ 1.1 मिलियन पीपल रहा करते थे, और ये 20th सेंचुरी तक आते आते 7 मिलियन पीपल हो गए थे। अब तो ये तो जो चीज़ बताइए इसलिए किस बेसिस के ऊपर बताइए? आपके लंदन के बेसिस के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटेन के बेसिस के ऊपर। तो अब इंडिया के अंदर भी है जो इसका इम्पैक्ट पड़ा था। अब इंडिया के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या था कि इंडिया द इम्पैक्ट ऑफ द वेरी सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर। अब यहाँ पर जो इसका इम्पैक्ट था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हुआ था, यानी जो प्राइवेटाइजेशन था उसको एक तरह से कंट्रोल करा गया। तो एंड डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड अर्बन सेंटर, पुराने जो अर्बन सेंटर्स थे वो डिक्लाइन होते चले गए, धीरे धीरे कम हुए। जस्ट लाइक जहाँ पर से पहले हमारे जो क्या टाइम के ऊपर कॉलोनियल टाइम से हम प्री उसके अंदर जाएं तो जैसे सूरत था हमारा, वो एक मेन पोर्ट था, उसके बाद में उसको डिक्लाइन करके बॉम्बे इमर्ज हुआ था एक पोर्ट के रूप में, तो धीरे धीरे बॉम्बे डेवलप हो गया। तो ये एक शुरुआत थी, यानी उसके अंदर जो पुराना जो सिस्टम था, जो पुराने जो जहाँ पर कि अर्बन एरियाज थे वो खत्म हुए, नए अर्बन एरियाज डेवलप हुए। तो जस्ट एज द मैन्युफैक्चरिंग बूम्ड इन ब्रिटेन, ट्रेडिशनल exports of cotton and silk manufacture from India declined in the face of Manchester competition। अब यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटेन के अंदर जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ता गया, जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट था कॉटन का हमारे इंडिया के अंदर,
वो कम होता चला गया। तो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन, कम हुआ इन द, क्यों हुआ कम? क्योंकि मैनचेस्टर कंपटीशन, मैनचेस्टर ये एक सिटी का नेम है, ये एक सिटी का नेम है ब्रिटेन के अंदर जो कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज सिटी था। तो वहां पर सिटीज के अंदर रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराने के लिए हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल वहां पर जाया करता था। तो उस बेसिस के ऊपर जो हमारे जो सिल्क मैन्युफैक्चरर्स का जो प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हुआ, क्योंकि रीजन ये इसका क्लियर था कि जो मशीन मेड गुड्स था वो काफी चीप पड़ता था एज कंपेयर टू इंडियंस के। तो इंडियंस उस कंपटीशन के अंदर नहीं आ रहे थे कि वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को या यानी मैनचेस्टर गुड्स को compete कर पाए। तो दिस पीरियड आल्सो saw the further decline in cities such as सूरत, मसूलीपट्टनम, जबकि तो उस बेसिस का अब यानी पहले इंडिया के अंदर जो सारा मैन्युफैक्चरिंग था जो सूरत मसूलीपट्टनम में था, अब ये दोनों सिटीज डिक्लाइन हुए और बॉम्बे मद्रास डेवलप हुए थे। तो ब्रिटिश टुक ओवर द इंडियन स्टेट टाउन्स लाइक द थानेपुरम, ढाका, मुर्शिदाबाद, लॉस्ट देयर कोर्ट्स। अब यानी इन एरियाज के अंदर जो राजा महाराजाओं का रूल था चल रहा था वो एक तरह से खत्म हो गया, और कुछ है जो दूसरे है जो आर्टिशंस एंड कोर्ट जेंट्री यानी नए नई चीजें रूल्स के हिसाब से सामने आई थी। तो फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी विद द इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनाइज्ड फैक्ट्री इंडस्ट्री सम टाउन्स बिकेम मच मोर हैवीली पॉपुलेटेड। अब इस बेसिस के ऊपर जो कुछ टाउन्स थे, सिटीज थे, वो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे वर्क करने के लिए आए थे, तो उस बेसिस के ऊपर वो टाउन सिटीज थिकली पॉपुलेटेड हो गए थे। तो अनलाइक ब्रिटेन वेयर द impact of industrialization led to more people moving into urban areas. In India, the initial impact of the same British industrialization led to more people moving into agriculture. अब ब्रिटेन की तरह तो ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि यानी जहाँ पर कि ब्रिटेन के अंदर तो जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर एंगेज हो रहे थे, लेकिन इंडिया के अंदर जो इसका इनिशियली इम्पैक्ट था ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अब वहाँ पर भी लोग हैं जो मोर पीपल मूविंग इनटू एग्रीकल्चर, वहाँ वो एग्रीकल्चर के अंदर ही काम कर रहे थे, जो डेटा शो करता है। तो सोशियोलॉजिकल राइटिंग इन इंडिया हैव ऑफन डिस्कस्ड बोथ द कॉन्ट्रडिक्टरी, उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो सिटीज जो हैं हैड ए की रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम। अब सिटीज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आया था इस एम्पायर में। कोस्टल सिटी जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, वो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल थे, क्योंकि बिकॉज वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आराम से मिल जाती थी। जो प्राइमरी गुड्स है वो इजीली गोइंग वहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट होकर के दूसरे कंट्री के अंदर जा सकता था, और जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो हमारे इंडिया से आगे आ सकता था। जो कॉलोनियल सिटीज वर द प्राइम लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक सेंटर कोर इन ब्रिटेन एंड मार्जिन्स इन द कॉलोनाइज्ड इंडिया, तो उनका हमारे इंडिया से एक कॉलोनाइज बना। तो सिटीज इन दिस सेंस वर द कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन रीडेवलप्ड सो दैट बाय 1900 ओवर 3/4 ऑफ इंडियाज रॉ कॉटन वर शिप्ड थ्रू द सिटी। अब यहाँ पर तो ये डेटा बता रहा है कि भाई इसके अंदर हमारे यहाँ पर इतना जो डेटा था वहाँ शिफ्ट होकर के जाता था। कैलकाटा से जूट एक्सपोर्ट किया जाता था, कैलकाटा डूंडी से, जबकि मद्रास से कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो यानी ये आइटम्स हैं जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होकर के जाया करते थे। तो जो अर्बनाइजेशन इन द कॉलोनियल पीरियड सा द डिक्लाइन ऑफ सम अर्लियर अर्बन सेंटर, तो जिस तरह से जो अर्बनाइजेशन कॉलोनियल पीरियड के अंदर आया तो हमारे जो पुराने जो अर्बन सेंटर थे खत्म हुए और नए नए सिटीज डेवलप हुए थे। तो इंग्लिश मर्चेंट नेम्ड जॉब चाणक अरेंज्ड ए लीज 3 विलेजेस नेम्ड कोलकाता, गोविंदपुर एंड स्टोनचेरी सुल्तानपुर। तो ये जो 3 विलेजेस थे उन्होंने उनको लीज के ऊपर ले लिया था, जो कि हुगली रिवर के ऊपर थे। ट्रेडिंग पोस्ट वहाँ पर सेटअप कर दी थी और वहाँ पर वो अपने सिस्टम को आगे बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द टी प्लांटेशन। सो स्टूडेंट्स वी विल स्टडी द टी प्लांटेशन इन नेक्स्ट क्लास।